हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ टॉपिक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, जिसको कि शॉर्ट में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बोलते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से ये एक मेजर फाइनेंशियल बैरोमीटर है किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस को जज करने के लिए। और इस रेशो को जनरली जो होता है मेजर रेटिंग एजेंसीज जो भी हैं ग्लोबली और लोकली, वो पहले देखती हैं कि वेन एवर दे आर गिविंग एनी रेटिंग टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज यही एक पैरामीटर है कि जो कि बैंक की लॉन्ग टर्म रेजिलेंसीज को चेक करता है इस रेशो के माध्यम से। सेकंड चीज़ जो थी मैंने बताई थी कि इसके जो रिकमेंडेशंस है वो बेसल कमेटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिसको कि हम बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन भी बोलते हैं। उसके जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो बेसल 3 जिनको बोला जाता है वो हैं। और इस विषय में आरबीआई भी रेगुलर बेसिस पे अपनी गाइडेंस या डायरेक्शन इशू करता है फॉर द बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। और जो लेटेस्ट गाइडलाइन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं वो 20 नवंबर 2025 को इशू किए हैं, जिसको कि प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर कैपिटल एडिक्वेसी भी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसकी कैपिटल की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में जनरली जो आती हैं वो आपकी वो आइटम्स आते हैं कि जो कि मेजरली परपेक्चुअल इन नेचर रहते हैं और जो कि आपके ओनर्स कंट्रीब्यूशंस रहते हैं या कुछ रिजर्व या सरप्लसेस रहते हैं जो कि बैंक की बैलेंस शीट में परपेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। टीयर 2 पे कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म बैंक के द्वारा लाइबिलिटीज इशू होती हैं कि जो कि बॉन्ड की फॉर्म में होती हैं, वो टीयर 2 की कैटेगरी में आती हैं, या कि उसके कुछ और जो सरप्लसेस होते हैं जो रिवैल्यूएशन के थ्रू आते हैं वो सब टीयर 2 कैटेगरी में आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से इसके जो रेशोस टू RWA मतलब उसके कौन कौन से मेजर लिमिट्स हैं या कौन कौन से मैक्सिमा हैं या कौन कौन से मिनिमा फिक्स किए हैं टू बैंक टू फॉलो दोज काइंड ऑफ रेशोस व्हेन दे आर कंप्यूटिंग देयर CRAR। तो जो CET1 है वो मिनिमम 5.5% होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके अलावा जो टोटल टीयर 1 कैपिटल है इंक्लूडिंग द CET, दैट शुड बी 7%। और 7% में जो मैक्सिमम अमाउंट आपकी अदर टीयर 1 कैपिटल हो सकती है, इसको हम 81 बोलते हैं, वो 1.5% है, यानी कि 1.5% मैक्सिमम आपकी हो सकती है टू कंप्यूटर टीयर 1 कैपिटल विच इज 7% बैंक हैज़ टू मेंटेन फॉर देयर रिस्पेक्टेड एसेट रेशो। सेकंड जो होती है आपकी टीयर 2 कैपिटल होती है, तो टीयर 1 और टीयर 2 मिला के जो आपको 9% होना चाहिए, दैट एवरी बैंक हैज़ टू मेंटेन। दिस इज टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। टोटल 9% बैंकों को मेंटेन करनी है। इसमें से कंपलसरी 7% जो होनी चाहिए टीयर 1 होनी चाहिए, और टीयर 1 में जो मिनिमम जो होनी चाहिए 5.5% वो आपकी CET यानी कॉमन इक्विटी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें 1.5% की AT1 हो सकती है और 2% की आपकी टीयर 2 हो सकती है, ये टोटल 9% में। होपफुली आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज जो आपका इसमें एक 2.5% ऐड किया जाता है, जिसको हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर बोलते हैं, कि बैंकों को अपनी कैपिटल कंजर्व करनी पड़ती है फॉर अ बैड टाइम, वो भी 2.5% है एडिशनली टू द 9%। तो इट बिकम ए 11.5% ऑन रेगुलर बेसिस को बैंकों को मेंटेन करना होता है कैपिटल पोजीशन फॉर देयर रिस्क वेटेड एसेट रेशो एज ए परसेंटेज। इसमें एक और रेशो है जो कि आपको मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू में, दैट इज 8%। 8% जो है वो आपका CET यानी कि आपकी जो ये है व्हाट वी कॉल्ड 5.5% आपकी CET है, प्लस 2.5% का आपका कैपिटल कन्वर्जन बफर है। दिस शुड बी 8% ऑन रेगुलर बेसिस ऑन और मे बी द ऑन गोइंग बेसिस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसकी लॉस, जो कैपिटल की जो लॉस एब्जॉर्बेंसी प्रोसेस है या उसके स्टेप्स हैं या उसकी सीनियरिटी है कि कौन सी कैपिटल पहले लॉस बियर करेगी इफ इन केस देयर इज अ लॉस हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ द और P&L ऑफ द बैंक। तो सीनियरिटी के हिसाब से जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो टीयर 1 कैपिटल है विच इज़ हियर अप टू हियर दिस पोर्शन, if we can color this portion, tier 1 capital up to 7%. So this is the going concern. This capital will absorb the loss first, because this is a going concern capital. There is a no liquidation and the bank is having the some amount to run the business. So suppose some loss happens,
So this capital will be going to hit first. This capital will be having some kind of a drawdown, or maybe the amount will be taken from this tier 1 capital. And when and if suppose the balance sheet having so much huge loss, these institutions or bank cannot be function anymore, and their capital position has come down so drastically low, then they have to then other capital has to bear the loss. तो इस केस में जो होगा आपका दिस टियर 2 कैपिटल, दिस कैपिटल विल बी बेयर द लॉस, यानी कि जो भी बैंक के बॉन्ड होल्डर्स होंगे या जो भी जिन्होंने भी बैंक के टियर 2 कैपिटल पे इन्वेस्ट किया हुआ होगा, देन दे हैव टू बेयर द लॉस, एंड देन दिस बैंक इज बिकॉज इट इज़ अ गोन कंसर्न कैपिटल. जो टियर 2 कैपिटल होती है इसको हम गोन कंसर्न भी बोलते हैं. इन केस जो है बैंक लिक्विडेट हो रहा है, तो वट एवर द लॉसेस इज देयर, तो देन दिस टियर 2 कैपिटल होल्डर विल हैव सम काइंड ऑफ ए लॉस एब्जॉर्बेंसी. तो ये कैपिटल आपकी लॉस बेयर करेगी. तो दिस इज द वे इट इज स्ट्रक्चरली डिफाइंड कि बैंक के टियर 1 टियर 2 कैपिटल का जो है लॉस एब्जॉर्बेंसी इस तरह से होती है. Now moving forward कि how this which are the instrument which comes in a CET and tier 1 capital, which instruments coming to tier 2 capital, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें broadly कौन कौन से जो instruments है, कौन कौन से items हैं जो इन दो categories में broadly आते हैं. मतलब इन now to understand the position की जो आपके different items हैं बैंकों की लाइबिलिटीज़ में अंडर द कैपिटल हेड, उसमें कौन से आइटम्स कहाँ पे जाएंगे. जैसे कि आपका जो कॉमन इक्विटी जो उसको CET बोल रहे हैं, उसमें आपका जैसे नाम ओबियसली बता रहा है कि इसमें आपकी इक्विटी कैपिटल आएगी कि बैंक की इशूड कैपिटल होगी. उसके अलावा जो इशूड कैपिटल में जो प्रीमियम मिला होगा वो भी इसमें आता है. इसके अलावा जो उसने वेरियस स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बैंक रखता है टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, वो भी इसमें आते हैं आपकी CET में. इसके अलावा जो आपका AFS रिजर्व रहेगा वो भी आपका CET में आएगा. इसके बाद जो अदर टियर 1 कैपिटल हैं उसमें आपके जो PNC PS होते हैं, जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव आइटम्स होते हैं उस नेचर के, वो आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स वो इसमें आते हैं. इन प्रेफरेंशियल शेयर को जब इशू करती है बैंक, उसमें कुछ प्रीमियम अगर उसको मिला है तो वो प्रीमियम भी इसी में आता है. इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं जो कि 81 कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं. उसके लिए कुछ देयर इज सम गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अगर वो बॉन्ड उस कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपकी 81 कैटेगरी की कैपिटल में क्लासीफाई हो जाते हैं. इसके बाद जो दूसरी कैपिटल है वो टियर 2 कैपिटल है. इसमें आपके जनरल प्रोविजंस मेजरली आते हैं. उसके अलावा आपके जो लॉस प्रोविजंस आप रखते हैं फॉर योर NPAs एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ एसेट्स, वो भी इसमें आते हैं. आपके इसमें जो आते हैं, इसमें तो आपके नॉन क्यूमुलेटिव आते हैं. इसमें आपके जो परपेचुअल क्यूमुलेटिव जो भी आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो आते हैं. और इसके अलावा इसको जो प्रीमियम इन शेयर्स को इशू करने में आपको मिलता है मार्केट से, वो भी इसी का एक पार्ट होता है टियर 2 कैपिटल का. इसके अलावा आपके जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कैटेगराइज हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली में परपेचुअल नेचर्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बैंक जो बॉन्ड इशू करता है वो भी, उसकी भी सर्टन कंडीशंस हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है. अगर वो कंडीशंस फॉलो होती है देन अगेन दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टियर 2 कैपिटल. तो ये एक मेजर सोर्स हैं बैंक की कैपिटल्स आइटम्स के, और उनका क्लासिफिकेशन है कि कौन सी वाली जो लायबिलिटी आइटम है वो आपकी किस तरह कैपिटल को फॉर्म करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी अंडरस्टैंड कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो 3 जो मेजर सेगमेंट बैंक की एक्टिविटीज़ के हैं वो इन RWA को कंट्रीब्यूट करते हैं. जो पहला जो मेजर सोर्स ऑफ RWA है वो क्रेडिट RWA होता है. इसमें बैंक जो भी लैंडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं उसके डिफरेंट परसेप्शन के हिसाब से उसका एक RWA कैलकुलेट किया जाता है. उसके बाद जो मार्केट है जो कि बैंक की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, चाहे वो फॉरेन करेंसी पोजीशंस हो या जो उसने कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई पोजीशन ली हो या उसने कोई बॉन्ड पे जो पोजीशन ली है, और उसको जो मार्केट से जो उसमें रिस्क एमिनेट होगा उसकी कैसेट के ऊपर, वो मार्केट रिस्क RWA होता है. तीसरा जो बैंक की एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज रहती हैं, जो
जो कि रिलेटेड ऑपरेशंस रहती हैं, उससे जो रिस्क एमिनेट हो रहा है उसको हम ऑपरेशनल रिस्क की RWA बोलते हैं। और इसको कंप्यूट करने का जो मेथोडोलॉजी है ऑपरेशन रिस्क का, वो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है। इसमें जो भी लास्ट 3 ईयर्स की ग्रॉस इनकम बैंक की होती है उसको एवरेज किया जाता है, देन इट इज़ मल्टीप्लाई विद अल्फा। अल्फा इज करंटली 12%। जो भी अमाउंट निकल के आता है वो बैंक की ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज रहता है, देन वी मल्टीप्लाई विद 12.5 टू अराइव एट ए ऑपरेशनल रिस्क RWA। की RWA एंड मार्केट की RWA को कंप्यूट करने के लिए थोड़ा सा इट इज़ मोर थियोरेटिकल एंड मोर मैथमेटिकल देन द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। वो जो ऑपरेशन रिस्क के लिए कंप्यूट की जाती है वो थोड़ा इजी है। तो इन दोनों के बारे में मैं मोर डिटेल्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो को मैं यहीं अंत करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।